Hello and welcome in Youth Academy. This is Kriti. So in today's session, we will be talking about all the UPSC prelims PYQs related to GS2, Indian Polity and Governance. In this session, we will this is a total a series. So it will be a series of 10 to 12 classes which include all the 10 years PYQs related to GS2 from 2015 to 2024 onwards. Okay, so let's get started and get some trend analysis first. So if we talk about the trend analysis of the GS3, GS2, so we will be move forward the topic वाइज क्वेश्चंस. तो हम यहाँ पर टॉपिक वाइज चलेंगे. लाइक अगर हम बात करें तो 2015 से लेके 2024 तक हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 175 आए हैं. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन पॉलिटी एंड गवर्नेंस को इंक्लूड करके बोल रहे हैं GS2 की टॉपिक. और वही हम बात करें कि अगर हम टॉपिक वाइज बात करें कि किस टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक्सपेक्ट हुए हैं पिछले 10 सालों में, तो अगर गवर्नेंस से बात करें तो हमारे क्वेश्चंस कम से कम 28 क्वेश्चंस पूछे गए पिछले 10 सालों में. अगर पार्लियामेंट से बात करें जो कि एक टॉपिक है, उससे हमें 25 क्वेश्चन हुए हैं. तो हम आज की क्लास हमारी स्टार्टिंग पार्लियामेंट टॉपिक से होगी. हम टॉपिक वाइज चलेंगे जिससे हम अपनी बुक को भी साथ ही साथ रिफ़र कर लें. मैं आपको सोर्सेज बताऊंगी. अगर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड TPSPs की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 28 है. सेम प्रेम्बल से लास्ट 10 ईयर्स में 6 क्वेश्चंस आए हैं. 10 क्वेश्चंस हमारे सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है. तो इससे जो हम ये बात कर रहे हैं सारे टॉपिक्स, तो इस टॉपिक्स को आपको गो थ्रू करना है. एग्ज़ाम्स आने वाले 50 डेज बचे हुए हैं, तो आपको इसके अकॉर्डिंग चलना है. तो ये PYQs बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. PYQs की हम एनालिसिस करेंगे. साथ ही साथ हम एलिमिनेशन ट्रिक्स को भी देखेंगे. टिप्स एंड ट्रिक्स भी साथ ही साथ हम सब देखते चलेंगे. तो हम पॉलिटिकल सिस्टम से आया है, इंडियन जुडिशरी से 9 क्वेश्चंस, एमरजेंसी प्रोविजंस, एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, द लोकल गवर्नमेंट, सेंटर स्टेट रिलेशंस, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़. सिटीजनशिप से कम आए हैं तो आप सिटीजनशिप ओवरव्यू ऊपर से बैठ के भी जा सकते हैं. तो इलेक्शन से आए हैं एंड द गवर्नमेंट स्कीम एंड इनिशिएटिव. गवर्नमेंट स्कीम एंड इनिशिएटिव आजकल पिछले साल के अगर PYQs को देखें तो बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं. तो ये वापस मेन स्ट्रीम में आ चुका है गवर्नमेंट स्ट्रीम्स एंड इनिशिएटिव्स को, तो इसको इग्नोर नहीं करना है. तो हमारा ब्रॉडली स्पीकिंग करें तो हमारे जो क्वेश्चंस आए हैं, फंडामेंटल राइट्स, DPSPs एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्लियामेंट वाला चैप्टर, गवर्नेंस आएगा, हमारा गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ये सब आएंगे. एंड द माइन्यूट लेवल पे बात करें तो सेलिएंट फीचर्स हैं, पॉलिटिकल सिस्टम, ये सब की बात हो रही है. तो इस हिसाब से हमें चलना है. हमारा आज का टॉपिक होगा पार्लियामेंट के लास्ट 10 ईयर्स के सारे क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि 25 आए हैं क्वेश्चंस. तो हम 25 क्वेश्चंस क्लासेस में डिवाइडेड करते हुए चलेंगे, क्योंकि हमें इसका एनालिसिस भी देखना है, तो ज़्यादा लॉन्ग क्लास नहीं करनी है, इसलिए हम इसकी एक सीरीज़ ला रहे हैं. को आप और इसकी एक प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड कर दी जाएगी तो ताकि आपको इजीली वीडियोस मिल सके. तो लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चंस पार्ट. पार्लियामेंट टॉपिक होगा हमारा, ये रहा हमारा 40 सेकेंड्स, पुट ऑफ 40 सेकेंड. ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं हम. तो 2015 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा. ये आप रीड करिए, मैं टाइमर लगा दिया गया. आप रीड करिए दिस क्वेश्चन को. यस,
लेट्स रीड द क्वेश्चन। अगर ज़्यादा स्टेटमेंट हो तो एक ट्रिक ये भी है कि आपको नीचे से पढ़ते हुए चलना है। नीचे से इसलिए क्योंकि अगर हम नीचे से पढ़ेंगे तो इससे हमारा टाइम भी बचेगा और नीचे से ही पहले एलिमिनेट हो जाती है। मोस्टली हमारा यही होता है कि नीचे से हम पढ़ते तो एलिमिनेट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन पढ़ते पहले हम। द राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही है तो हमें पता है राज्यसभा डिस्कस कर सकता है, वोटिंग नहीं कर सकता, उसमें अमेंड नहीं कर सकता। हमने ये सब पढ़ा होगा। ये तो इजी है कि हम डिस्कशन तो किसी दोनों ही हाउसेस में अवेलेबल होता है। दोनों ही हाउसेस में प्रोविजंस हैं डिस्कशन के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो ऑप्शन 3 कहाँ का है? इन दोनों में। तो ये एलिमिनेट हो गया। हम 50-50 पे आ गए। अब हमें पता है 1 तो हमारा करेक्ट ही है। अब हमें 2 पे ओनली ध्यान देना है कि 2 ऑप्शन हमारा करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो 1 हमारा सही है। राज्यसभा कांट वोट ऑन द डिमांड ऑफ ग्रांट्स। ओके, डिमांड ऑफ ग्रांट, ये वाला ऑप्शन सही है कि वो राज्यसभा डिमांड ऑफ ग्रांट पे वोट नहीं कर सकता है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है पॉलिटी। अगर हाँ तो ये हमारा हो गया सही। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हम इसका भी एनालिसिस भी देखेंगे कैसे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है इसका। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम सोर्सेज की बात करें, हमने सोर्सेज के बारे में डिस्कशन नहीं किया। आई फॉरगेट टू टॉक अबाउट इट, सो लेट्स स्टार्ट। अगर सोर्सेज की बात करें जो कि पर्सपेक्टिव सीएससी प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव से है यूपीएससी के, तो इसमें हमारा पहला सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स आ जाता है लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत की बुक है जो। फिर एनसीईआरटी की बात करें तो हमारी 11th क्लास की एनसीईआरटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क करके, वो इम्पॉर्टेंट है। फिर हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक की बुक आ जाती है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक पार्ट 2 करके आ जाती है। और अगर आप चाहो तो एडिशनल में क्लास 12th की भी पॉलिटी की किताबें पढ़ सकते हैं आप। इसमें 2 पार्ट्स हो जाते हैं जो उसमें ज़्यादातर सारे पहले तो आईआर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है एक बुक में, और दूसरे बुक में इंडिया के इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है, हाउ इंडिया इज़ इवॉल्व्ड। ओके, तो ये सोर्सेज हो गए, हमारी सोर्सेज की बात हो गई है। तो हमारा हमें पता है ऑप्शन हमारा 2 इज़ करेक्ट है। एनालिसिस देख लेते हैं कैसे करेक्ट है। ओके, एक्सप्लेनेशन ये रहा हमारा। तो राज्यसभा कांट रिजेक्ट और अमेंड द मनी बिल। आपको पता है मनी बिल है कि नहीं? स्पीकर के डिस्क्रिप्शन पे होता है कि वो किसी बिल को मनी बिल डिक्लेयर करे या ना करे। तो इसमें हमें पता चल गया है जो आर्टिकल 110 में मेंशन्ड है, with or without the recommendation within 14 days the bill should be returned to the Lok Sabha, hence the statement is correct। हमें पता है 1 तो करेक्ट हो ही गया था। In relation to the budget, the Rajya Sabha does not have the right to vote on the demand of grant। ओके, तो ये आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 112 में हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके इन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी डिस्कस्ड इन राज्यसभा बट देयर अमेंडमेंट प्रोपोजल्स can either be accepted by the Lok Sabha or may be rejected by the Lok Sabha। तो statement 3 correct is not correct। ओके, डिस्कस कर सकते हैं बट इसमें अमेंडमेंट और रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, रिकमेंड कर सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट, रिकमेंडेशन डाल सकते हैं लेकिन 14 डेज के अंदर ही हो सकते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 विच इज ऑल्सो आस्क्ड इन 2015। सॉल्व दिस क्वेश्चन 2। नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं आप फॉर इजी। तो जॉइंट सिटिंग से रिलेटेड प्रोविजंस इसमें बताया कि आपको पता है जॉइंट सिटिंग कौन बुला सकता है? प्रेसिडेंट है जो कि जॉइंट सिटिंग्स को सबमिट कर सकते हैं। अभी टोटल कितने नंबर ऑफ जॉइंट सिटिंग्स हो सके? 3 नंबर ऑफ जॉइंट सिटिंग्स हो सके। अभी उसके बारे में हम फैक्ट लेंगे। तो ये पूछ रहा है रिफर टू द जॉइंट सिटिंग बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट हैज़ टू बी पास बाय। बेसिकली मेजॉरिटीज़ के बाद सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, 3/4 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द हाउस एंड द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो आपको पता है बहुत रेयर केसेस में लगती है। ये 2/3 मेजॉरिटी की बात हो रही है, 3/4 की पता है हमें बहुत रेयर केसेस में लगती है।
और तो इसमें ए एंड सी रह गया। अगर मोस्ट प्रोबेबली 50-50 में हम आ चुके हैं, 50-50 में अगेन हम आ चुके हैं, अगर इसमें हम लगाएं तो सिंपल मेजॉरिटी बहुत ही कॉन्क्रीट स्टेट में बैठेगा, क्योंकि जॉइंट सिटिंग में जो भी होते हैं, जॉइंट सिटिंग में हमने जितना भी पढ़ा है, कोई भी ऐसे स्पेशल मेजॉरिटी की बात नहीं होती, सिंपल मेजॉरिटी से वो पास कर दिया जाता है। तो अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आर्टिकल 108 में, अब आपको कैसे याद रखना है कि जॉइंट सिटिंग आर्टिकल 108 में, तो जॉइंट सिटिंग मतलब टू हाउसेस, वन हाउस एंड टू हाउस। तो अगर इसको उल्टा करके देखें तो ये 8 लग रहा है, लुक लाइक 8, इन्फिनिटी का सिंबल बन रहा है ये। तो अगर हम जॉइंट सिटिंग की बात करें, 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, दिस इज 2 हाउसेज। अगर इसको देखें तो 8 लुक लाइक, तो 108 में आर्टिकल, ये एक ट्रिक है, तो 108 में जॉइंट सिटिंग की प्रोविजंस मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 1 हाउस, 2 हाउस, लुक लाइक 8, इन्फिनिटी, एंड देन दिस इज आर्टिकल 108। Provisions for in case of the joint deadlock in any particular bill except money bill and constitution amendment bill। ये आपको याद रखना है, मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में जॉइंट सिटिंग की प्रोविजंस नहीं है। जॉइंट सिटिंग कौन सबमिट कर सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट इज पास बाय द सिंपल मेजॉरिटी। एग्जाम्पल, total number of members of both the houses present and voting in the joint sitting, hence statement 1 is correct। already we talked about it। अंदर हमने बताया अंडर आर्टिकल 108 के अंदर 3 टाइम जॉइंट सिटिंग की प्रोविजंस को अप्लाई किया गया है। कौन कौन से बिल्स में किए गए हैं? डायरी प्रोविजन बिल 1960, बैंक सर्विस कमीशन बिल 1977 1977, प्रिवेंटेशन ऑफ टेररिस्ट बिल 2002। ओके, ये क्वेश्चंस बन सकते हैं क्योंकि अभी हाल ही में 2014 में ही डिलिमिटेशन कमीशन पे क्वेश्चन आते हैं कि कितनी बार उनका गठन हो चुका है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। Let's move to our third question, again asked in 2015। Solve this question। ओके, सो अगर हम इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करें, बेसिकली एक मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करूं, बेसिकली ये हैक है। हैक ऐसे ही नहीं बनाया गया है, ये हैक एटलीस्ट 1000 क्वेश्चन PYQs के 1000 क्वेश्चन इन ईच सब्जेक्ट को बेसिस में लेते हुए ये हैक बनाया गया है कि जो यूपीएससी के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बेसिकली जो एक फैक्ट बेस होता है कि मिनिस्ट्री प्रोवाइड होती है कि ये पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ने सच एंड सच एक्ट प्रोवाइड किया है, फंडेड बाय सच एंड सच मिनिस्ट्रीज। तो जो मिनिस्ट्रीज की प्रोविजन होती है, कमिटीज़ की प्रोविजन होती है, वो डाटा मैनिपुलेट हो जाता है, मतलब वो डाटा ही चेंज हो जाता है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 1 की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ओके इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट, दिस इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। अगर हमें नहीं भी पता, लेकिन हमें इतना याद रखना है कि ये बहुत माइन्यूट लेवल के डाटाज होते हैं जो कि बहुत ईजिली चेंज हो सकते हैं, तो हम इसको भी डाउट में रख सकते हैं। ओके, अगर मैंने इसको डाउट में रख लिया तो हम ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन 1 में इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, तो हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। अगेन 50-50 पे पहुंच गए, हमने देखा 2 तो कॉमन है, हमें देखना है 3 करेक्ट है कि नहीं, हम डायरेक्ट 3 पे आते हैं, हमें पता है 2 सही है। ऑल द डिस्पर्समेंट मेड, अगर ये इससे कनेक्ट है तो आपको ये भी पढ़ने की ज़रूरत है। ऑल द डिस्पर्समेंट मेड फ्रॉम पब्लिक अकाउंट ऑल्सो नीड टू बी ऑथराइज फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो 2 पढ़ लेते हैं। नो अमाउंट कैन बी विड्रॉल फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट अथोराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। हमें पता है कोई सा भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी अप्रोप्रिएशन लेना होता है, विड्रॉल लेना होता है, वो पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद ही होता है। लेकिन हमें ये पता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, जो पब्लिक अकाउंट्स, नॉट अ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो पब्लिक अकाउंट्स होती है उससे जो भी डिस्पर्समेंट से रिलेटेड मैटर्स होते हैं उसमें पार्लियामेंट की ऑथराइजेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हमने इसको डाउट की नज़र से देखा, जो कि सही है कि ये गलत है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू नहीं करता, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर
यूनियन बजट का यूनियन बजट प्रिपेयर करता है एंड प्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में। तो ये 1 हमारा इनकरेक्ट हो गया, 2 हमारा ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया। हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए 3 पे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पब्लिक अकाउंट को ऑथराइजेशन की ज़रूरत होती है पार्लियामेंट की कि नहीं। तो यहाँ 50-50 में आके रुक सकता है। यहाँ पर सेंस लगेगा, यहाँ पर कुछ फैक्ट्स लगेंगे जो कि इंस्टिंक्ट होंगी, जो कि हमने पढ़ा होगा, बेसिकली कॉमन सेंस होगा जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट थ्रू आउट द ईयर डेवलप करता है। तो इससे पता है पब्लिक अकाउंट्स में ऑथराइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ओके सो या ऑप्शन 3 इज इसमें पूछा है ऑल द डिसबर्समेंट रिलेटेड टू पब्लिक अकाउंट्स। ओके, ये गलत हो गया ना, क्योंकि ये गलत हो गया क्योंकि ऑल द डिसबर्समेंट फ्रॉम द, पहली बात तो इसमें ऑल वर्ड आ गया है, एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी डिनोट कर रहा है यहाँ पर ऑल द डिसबर्समेंट मेड फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट्स ऑल्सो नीडेड टू बी, नहीं, पब्लिक अकाउंट से जितने भी डिसबर्समेंट होते हैं वो पार्लियामेंट की ऑथराइजेशन नहीं चाहिए होती होगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, तो ये गलत है, तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आएगा। ओके 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 सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 which is asked in 2016. Solve this question. यस, हाँ, तो ये जो वाला स्टेटमेंट है ये हमारा 2016 में आया था। तो ये जो स्टेटमेंट बनाई गई है ना, यूपी जो लक्ष्मीकांत की किताब है उससे डायरेक्ट उठाया गया, ये पूरा स्टेटमेंट उससे डायरेक्ट उठाया गया पार्लियामेंट वाले चैप्टर से। तो पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट पूछ रहा है, कौन सा सही है। अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन। तो ये तो फैक्ट है, ये तो आपको उस किताब की से ही पढ़ना पड़ेगा, मैंने प्रोवाइड किया है उसका स्क्रीनशॉट, हम देखते हैं। अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा में पेंडिंग है बिल कोई विच हैज़ नॉट बी पास बाय द लोकसभा शेल नॉट लैप्स ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। अगर वो लोकसभा से पास है, अगर इसमें हम कॉमन सेंस भी लगाएं, कोई एक बिल है जो कि राज्यसभा है और यहाँ पर लोकसभा है, यहाँ पर पेंडिंग है राज्यसभा में लेकिन लोकसभा से पास नहीं हुआ है, शैल नॉट बी लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ, और जब लोकसभा ने इस बिल को पास ही नहीं किया है, इसमें जो एमपीज होते हैं बेसिकली इलेक्शन के थ्रू जो चुने जाते हैं, अगर इसने कोई बिल पास किया ही नहीं है और ये डिसॉल्व हो गया, तो ये लैप्स कैसे हो सकता है। ये लैप्स तब होगा ना जो एक पर्टिकुलर, फिर जब ये लैप्स होने के बाद जो दूसरी गवर्नमेंट बनेगी वो गवर्नमेंट देखेगी ना इस बिल को आगे पास करना है कि नहीं करना है। मतलब हर गवर्नमेंट का अपना एक पर्टिकुलर फंडा होता है, अपनी एक पर्टिकुलर पॉलिसी होती है, हाउ टू गवर्न द कंट्री होता है, पॉलिसीज बनती हैं। अगर ये इसने पास ही नहीं किया इस बिल को और ये डिसॉल्व हो गया है, तो ये बिल कैसे लैप्स हो सकता है। अगर ये बिल पास हो जाता है इससे फिर ये डिसॉल्व होता है तो लैप्स हो सकता था, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया अगर सेंस भी लगाए तो। ये वैसे भी हमारा सही है, तो ऑप्शन 1 इज ओनली 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 इज इनकरेक्ट। अ बिल पेंडिंग द लोकसभा लैप्स ऑन इज प्रोरोगेशन का मतलब होता है कि हाउस अभी सेशन में, मतलब डिसॉल्व और प्रोग्रेशन इज टोटली अ डिफरेंट फिनोमिना। एडजमेंट साइन टाइम होता है, एडजमेंट होता है एंड प्रोग्रेशन होता है। तो बेसिकली सेशन होती है ना जो, हाँ, BMW मतलब बजट सेशन, विंटर सेशन एंड मॉनसून सेशन, 3 टाइप के सेशंस होते हैं, ठीक है। तो इस सेशन में जो ये रिसेस हो जाती है, बेसिकली इसमें ऐसे प्रोविजन है कि एक साल में कम से कम 2 सेशन होने चाहिए। तो जो रिसेस हो जाती है ना 2 सेशंस के बीच में जो रिसेस होती है उसी को प्रोरोगेशन बोला जाता है। तो बोल रहे अगर ये अगर लोकसभा में कोई बिल पेंडिंग है और उसका सेशन खत्म हो गया तो क्या वो लैप्स हो जाएगा। ये तो वैसे ही पता है, अगर वो डिसॉल्व हो जाती लोकसभा फिर वहाँ पर बिल पेंडिंग होती तब भी वो लैप्स नहीं होता जब तक वो अंटिल एनालिस वो उसको पास कर लेते। तो वैसे भी ये स्टेटमेंट है वो लैप्स नहीं होगी। तो 2 इज द करेक्ट आंसर। अभी हम इसके एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, ये रहा, यहाँ से पढ़ते हैं। बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस
ओके, अगर बिल लोकसभा में पेंडिंग है वो लैप्स हो जाएगी कब? वेदर ओरिजिनेटिंग इन द लोकसभा और ट्रांसमिटेड टू द लोकसभा। A bill pending in the Lok Sabha lapses whether originating in the Lok Sabha or transmitted to the by the Rajya Sabha। अगर लोकसभा में अपने से इंट्रोड्यूस हुआ या राज्यसभा ने इंट्रोड्यूस करके उसको ट्रांसमिट किया तब जाके वो बिल लैप्स हो जाएगा लोकसभा में अगर पेंडिंग है तो। अब बिल, वन कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन, अ बिल पासिस बाय द लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेस। लोकसभा से पास हो गया है लेकिन राज्यसभा में पेंडिंग है वो लैप्स हो जाएगा। A bill not passed by the two houses due to the disagreement, and if the president had notified to the holding of the joint sitting before the dissolution of the Lok Sabha does not lapses। मतलब लोकसभा का डिसोल्यूशन होने ही वाला है लेकिन ऑलरेडी वो बिल ऑलरेडी पास नहीं हुआ है, कहीं से भी पास नहीं हुआ, उसके जॉइंट सिटिंग का प्रपोजल आ रखा है तो वो लैप्स नहीं होगा जब तक एक न्यू लोकसभा का गठन नहीं हो जाता। ये हमारा केस 3 हो गया। A bill pending in the Rajya Sabha but not passes by the Lok Sabha does not lapse। Okay, a bill pending in the Rajya Sabha but not passed by the Lok Sabha does not lapse। अगर वो पास हो जाता है राज्यसभा से, लोकसभा से, और राज्यसभा में पेंडिंग होता है तब वो लैप्स हो जाता है। ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा, हेंस स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। A bill passed by the both the houses but pending assent of the president does not lapse। दोनों हाउस से पास हो गया है बट प्रेसिडेंट का असेंट चाहिए तो लैप्स नहीं होगा। Okay, a bill passed by the both the houses but retained by the president for the reconsideration of the does not lapse। Basically वो lapse नहीं होगा। Let's move to और ये जो हमारा ये वाला है वो टोटली सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है हमारे 2024 में, द प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स पेपर। देखिए अभी हमने पढ़ा, इसको भी हम एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स रिजोल्यूशन। हमने क्या, वो जो पेंडिंग है लोकसभा में क्या वो डिसॉल्व हो जाएगा। अ बिल पास बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। अभी हमने पढ़ा कि राज्यसभा में बिल पेंडिंग है लेकिन उसको लोकसभा में पास नहीं किया है। अब पास बाय द लोकसभा, अब बिल पास बाय द लोकसभा बट राज्यसभा में है तो क्या वो लैप्स। ओके, अ बिल पास बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। नहीं, ये लैप्स नहीं होता है। अब ये रॉन्ग स्टेट हो गया। अ बिल इन रिगार्ड टू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई हिज हर इंटेंशन टू समन टू द हाउस टू द जॉइंट सिटिंग लैप्सेस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। हमने जैसे पढ़ा जॉइंट सिटिंग के जो प्रोविजंस लाए समन की जा रही है तो वो लैप्स नहीं होगा अगर लोकसभा डिसॉल्व है तो ये क्या लिखा है, बिल रिगार्ड टू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई हिज हर इंटेंशन टू समन द हाउस टू द जॉइंट सिटिंग लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। नहीं, ये गलत हो गया। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट बचा, 2 and 3 का ओनली 1 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 which is asked in 2017। सॉल्व दिस क्वेश्चन 2। वो वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको उसको याद करना पड़ेगा, द प्रीवियस वन क्वेश्चन। ओके, तो इसमें बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। हमने एक मंत्रा पढ़ा है जिससे पूरा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टिका हुआ है, जिसमें एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। हमारे लेजिस्लेचर कौन फॉर्म कर रहे हैं, पार्लियामेंट हमारा लेजिस्लेचर फॉर्म कर रहे हैं और एग्जीक्यूटिव कौन कर रहे हैं, हमारा मिनिस्टर्स कर रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो इसमें वही बात हो रही है, पार्लियामेंट हमारा लेजिस्लेचर बन रहा है एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यूकॉम बेसिकली एग्जीक्यूटिव बन रहा है। तो वही कह रहे हैं कि कैसे अपनी कंट्रोल उन पे फंक्शन कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंट्रोल कैसे फंक्शन। हमें पता है पार्लियामेंट में उनको क्वेश्चन करने के लिए बहुत टाइप ऑफ बिल्स प्रोवाइडेड है, मोशंस प्रोवाइडेड है, जिसमें अजेंडमेंट मोशन है, क्वेश्चन मोशन है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। एसओएस पढ़ा है, एसओएस में जो भी क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होता है जैसे कि शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन,
स्टार्ड क्वेश्चंस, अनस्टार्ड क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें एक ट्रिक है कि जो भी ऐसे स्टार्ट होते हैं ना, बेसिकली ये जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन हो गए, स्टार्ट क्वेश्चंस हो गए, ओके। तो इसमें क्या होता है, उसमें ऐसे स्टार्ट हो गए, उसमें ओरली आंसर चाहिए होता है, ओरली आंसर चाहिए होता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस की बात हो रही है ना, तो ये हमारे स्टार्ट क्वेश्चंस और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड और ओनली नीड अ ओरल आंसर, मतलब इसमें रिटन आंसर की जरूरत नहीं है, लेकिन अनस्टार्ट क्वेश्चन है उसमें रिटन आंसर की जरूरत है और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कांट बी आस्क्ड, ओके। तो इससे आप याद कर सकते हैं SOS, ऐसे जितने भी हमारे द मोशंस रिजोल्यूशन स्टार्ट होंगे, क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, इसमें ओरली आंसर चाहिए, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ओके। तो हमारे सबसे हमें पता है एडजॉर्नमेंट मोशन कब होता है, क्वेश्चन मोशन कब होता है, पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए जो पूछे जाते हैं, मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये भी है। तो इसमें ऑल 3 हो गया हमारा, तो डी इज द करेक्ट आंसर। इसके वो देख लेते हैं हम। तो पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मिनिस्टर्स थ्रू द वेरिएशन डिवाइड लाइक अ क्वेश्चन आर, डिस्कशन, एजेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन एटसेट्रा। अगर इसमें एजेंटमेंट मोशन की स्पेसिफिकली बात करें तो दिस इज लुक लाइक, ओके, ओके। सो हाँ, तो एजेंडमेंट मोशन और मोशन फॉर डिस्कसिंग द स्पेसिफिक एंड इम्पॉर्टेंस मैटर दैट शुड हैव अर्जेंट कंसिडरेशन की बात हो रही है। इट कैन बी रिमूव, सॉरी, इट कैन बी मूव बाय एनी मेंबर ऑफ द हाउस एंड इट इज इन द नेचर ऑफ इमरजेंसी मोशन और सेंसर अपॉन द गवर्नमेंट, ओके। इमरजेंसी मतलब मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात हो रही है। क्वेश्चन आवर्स की बात करें, एंड क्वेश्चन आवर ऑफ एवरी सिटिंग ऑफ द हाउस अवेलेबल फॉर आस्किंग एंड आंसरिंग द क्वेश्चन इज पॉपुलरली नोन एज क्वेश्चन आवर्स। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस की बात करें, अभी बात हुई हमारी, दीज आर द क्वेश्चंस विच राइजेस आउट ऑफ द मिनिस्टर्स आंसर टू द स्टार और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ओके। इसमें आपने मैंने बता दिया SOS, ऐसे जितने भी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे स्टार्ट और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, उसमें ओरली आंसर जरूरी है और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, और अनस्टार्ट क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते और ओरली नहीं, उनको रिटन आंसर की जरूरत होती है। तो इससे आप याद कर सकते हैं, और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ओके। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6 which is asked in 2017. Do this. Okay, so with reference to the Parliament of India, consider the following statement. Okay, private members bill is a bill presented by the member of Parliament who is not elected but only nominated by the President of India. ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा था। प्राइवेट मेंबर बेसिकली कौन होते हैं? हमारा पार्लियामेंट में लोकसभा एंड राज्यसभा होते हैं। तो प्राइवेट मेंबर वो होते हैं जो कि मिनिस्टर्स नहीं होते। यूकॉम होता है हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, जो भी मेजोरिटी पार्टी की गवर्नमेंट होती है, जो भी लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस होता है। तो जैसे कि अभी हम बात करें अपनी 18th लोकसभा में, तो हमारे PM मोदी जी लीडर हैं बीजेपी के। तो बीजेपी मोदी जी डिसाइड करेंगे कौन कौन MP जो कि इलेक्टेड हुए हैं वो यूकॉम में बैठेंगे। यूकॉम मतलब मिनिस्टर्स, MPs होते हैं वो लेजिस्लेचर भी होते हैं एज वेल एज एग्जीक्यूटिव भी होते हैं, वो मिनिस्ट्री की पोस्ट भी लेते हैं और मिनिस्टर। तो प्राइवेट मेंबर वो होते हैं जो कि मिनिस्टर्स नहीं होते, यूकॉम में नहीं बैठते, जो कि, और जो लेजिस्लेचर वो होते हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। तो ये हो गया। तो ये ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि नॉमिनेटेड होते हैं और इलेक्टेड नहीं होते, तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। Recently, a private member's bill has been passed in the Parliament of India for the first time in the history में 1952 से भी हम करें तो अभी तक क्या पहला ही प्रोविजन कोई भी अमेंडमेंट बिल हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो neither 1 and 2 is the correct answer. Option D is the correct answer of question number 6. Okay, let's go for the analysis part.
Private member bill is introduced by the any member of the parliament other than the ministers. Okay, I talk about the minister is कौन minister होते हैं, जो यूकॉम होते हैं, बेसिकली यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पार्ट नहीं होते हैं. It's introduced in the house, requires 1 month's notice. Okay, its drafting is responsibility of the members concerned, hence statement 1 is not correct. जो भी इसको ड्राफ्ट करते हैं तो वो मेंबर जो होते हैं एमपी होते हैं, वही अपने आप वो क्वेश्चंस बनाते हैं, सारी ड्राफ्ट करते हैं. बेसिकली अगर मिनिस्टर कोई क्वेश्चंस को राइज करेगा इन द पार्लियामेंट, तो उनके एक अपना ही एक बेंच ऑफ ग्रुप्स होते हैं जो कि उनको ड्राफ्ट करते हैं, जिसमें एक सीनियर आईएएस ऑफिसर्स आ जाते हैं, सेक्रेटरीज आ जाती हैं, कमिटीज आ जाती हैं. ओके, द लास्ट प्राइवेट मेंबर बिल पास बाय द पार्लियामेंट वाज सुप्रीम कोर्ट एनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल अपीलेंट जुरिडिक्शन बिल 1968 में हुआ था, विच बिकम एन एक्ट ऑन अगस्त 9, 1970. द राइट ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन बिल 2014 में पूछा गया था, पास बाय द राज्यसभा ऑन द फ्राइडे इज द फर्स्ट प्राइवेट मेंबर्स बिल टू बी गेट द अपर हाउस अप्रूवल. ओके, इन द पास्ट 45 ईयर्स हैंस स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट बोल रहे हैं, जब लास्ट 1968 में हुआ था और 2014 में हुआ था, तो फर्स्ट कैसे हो सकता है. तो हमने देख लिया कि कैसे हो गया. सो थैंक यू फॉर. तो ये हमारा आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड होता है. ये पूरी एक सीरीज चलेगी. पार्लियामेंट में 25 क्वेश्चंस हुए हैं, 6 हमने आज पूछा, टोटल 7 नंबर क्वेश्चंस. 2 क्लासेस में, मोस्ट प्रोबेबली 2 क्लासेस में हमारा पार्लियामेंट टॉपिक एज अ PYQ खत्म हो जाएगा. फिर उसके बाद हम गवर्नेंस, पॉलिसीज, इनिशिएटिव्स को आगे क्वेश्चन के फॉर्म में, PYQ के फॉर्म में लाएंगे. और साथ ही साथ एनालिसिस भी करेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स भी देखेंगे, हैक्स भी जानेंगे. Okay, so I hope this is a interesting session for you guys, and stay tuned for the more further classes, videos and updates. So thank you everyone.